Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So let's begin with our very first question. सबसे पहले हम देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिजर्वेशन एंड प्रमोशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दो स्टेटमेंट्स दिए गए इनमें से हमें बताना है। आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल जो 16 है वो हमें बताता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड देखो, क्लॉज 4A ऑफ आर्टिकल 16 इंसर्टेड इन 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन इन promotion for SC/STs if they are underrepresented in services। ठीक है, ये कह रहा है कि क्लॉज 4A है जो 16 में ऐड किया गया है वो 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे किया गया था। और देखो सीधा जो है SC/ST के लिए रिजर्वेशन वॉज देयर। ठीक है, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन वॉज देयर, बट जो ये प्रमोशन था ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था इंदिरा सानी केस में। उन्होंने बोला था कि भाई रिजर्वेशन इज ओके बट प्रमोशन में जो है वो ये वैलिड नहीं होता है। ठीक है, इन प्रमोशन इट इज़ नॉट वैलिड। तो उसको ओवररूल करने के लिए 77th अमेंडमेंट लाया गया और प्रमोशन में भी इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, कि अगर कोई SC/ST सर्विसेज में अंडर रिप्रेजेंटेड है तो उनको प्रमोशन दिया जाएगा। गॉट इट? तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सेम एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ जो मैंने अब आपको बताया। आर्टिकल 344(1) एंड 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर रिलेटेड टू। देखो 344 अगर आपको नहीं भी पता है तो 351 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट को बोला जाता है कि टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज एंड काइंड ऑफ, तो इसमें लैंग्वेजेस की बात की गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8th शेड्यूल। ठीक है, क्योंकि 8th रिलेटेड टू लैंग्वेज है। और पिछले सेशन में मैं आपको ट्रिक्स भी बताई थी कि टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, इससे आप 12 के 12 शेड्यूल्स याद कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख लेना इसको और इसमें हमारा आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ और है मेंशन। ये रहा आर्टिकल 344(1) प्रोवाइड्स फॉर द कमीशन टू सेट अप ऑफिशियल लैंग्वेज। और आर्टिकल 315 बोलता है डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। और ये डायरेक्टिव किसको दिया जा रहा है? प्रेसिडेंट को। अगर वहाँ आ जाए कि डायरेक्टिव कर रहा है पार्लियामेंट को या प्राइम मिनिस्टर को या सेक्रेटरीज को तो नहीं। ठीक है, किसको डायरेक्ट कर रहा है? प्रेसिडेंट को। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। गॉट इट? और ये आर्टिकल 344 क्या है कि कमीशन प्रोवाइड फॉर द कमीशन टू सेटअप फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। याद रखना ये। ठीक है, क्योंकि PYQ है ना तो ये रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, तो देखो एक बारी, द फाइनेंस कमीशन इज मैंशनड इन आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये आर्टिकल सबको पता होता है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एवरी 6 years। ये गलत स्टेटमेंट है, 6 नहीं 5 years होता है। ठीक है, आर्टिकल 292 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द बोरोइंग पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, कि आर्टिकल 292 है वो डील करता है विद द बोरोइंग पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारा स्टेटमेंट हो गया 1 और 3 इज द करेक्ट। ओके, और देख लेते हैं इसमें क्या है। टाइमलाइन का मैंने बताई थी आपको। 280 स्ट्रक्चर बताता है। 292 dictates that executive power of the union extends to borrowing money upon the security of the consolidated fund of India within limits fixed by the parliament। ठीक है, ये एग्जैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, ताकि अगर इससे रिलेटेड अगर नेक्स्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप ध्यान रखो कि क्या लिखा हुआ है एग्जैक्ट, कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की वो एक्सटेंड होती है कि बोरोइंग मनी अपॉन द सिक्योरिटी कौन? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विद इन द लिमिट्स फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं, एज पर आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लॉस 75(3). ये हम पिछली वीडियो में करके आए थे कि आर्टिकल 75 जो है, देखो कितने PYQ रिपीट हो रहे हैं। कल ही हमने एक क्वेश्चन किया था, आज फिर हमको ये देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ओके, ये देखो थोड़ा और पढ़ लेते हैं बाकी आर्टिकल्स के बारे में। 75(3) इम्प्लीमेंट्स द बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विच इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल 74(1)
मैंडेट्स करता है कि दे शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। 74 में मेंशन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा प्राइम मिनिस्टर के साथ और वो एड एंड एडवाइस करेगा किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। 72 क्या करता है, जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, स्पेसिफिकली ये पार्डन्स, रिप्राइज, रिस्पाइट्स और एमिशंस ये सब करने का। देखो आर्टिकल जो 32 है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स है, ठीक है, जुडिशियल, और 72 किसकी होगी, प्रेसिडेंट की। तो इसको ऐसे याद रख लेना, 32 72, गॉट इट। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 73, सेट आवर लिमिट्स एंड बाउंड्रीज कंसर्निंग एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ठीक है। यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उस पर जो बाउंड्रीज और लिमिट सेट करता है वो कौन सा है, आर्टिकल 73। 105th क्वेश्चन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 was passed by the government of India. It fulfilled ideals of articles of DPSP in the Constitution of India. कल मैंने आपको बताया था कि जो DPSP है वो नॉन एनफोर्सेबल है, बट स्टिल हम टाइम टू टाइम जैसे जैसे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती जाती है तो हम कुछ चीज़ें एक्ट लाते रहते हैं ताकि हम इनको एनफोर्सेबल बना पाए, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो इसको वैलिडेट करता है, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 48A, ठीक है। इसमें इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन डायरेक्ट। 48A वॉज एडिड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। मैंने बोला था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो था एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो बहुत सारे जो ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए थे फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई थी एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो ये जो है 48A ये भी कब किया गया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है। और ये क्यों किया गया था, टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ्स, गॉट इट। बाकी पढ़ लेते हैं। 47th में क्या है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ और प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ठीक है। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात की गई थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करो, लोगों की हेल्थ से रिलेटेड कुल मिला के कि इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक्स है उनको उन पे प्रोहिबिट करो, जैसे ड्रिंक वगैरह नहीं करना है वो। तो 47 बात किसकी करता है, पब्लिक हेल्थ की, गॉट इट। 48 क्या कह रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जितने भी ये एग्रीकल्चर और काउ कॉल्स इनके स्लॉटर को प्रोहिबिट करना, ये वो इस जो सारी चीज़ें हैं वो किस में आ रही है, आर्टिकल 48। 47 पब्लिक हेल्थ, 48 एनिमल्स की हेल्थ, इसको ऐसे याद रखो, बैक टू बैक है 47 48। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्या बता रही थी मैं आपको, 48 एनिमल हेल्थ, 47 ह्यूमन हेल्थ। उसके बाद में 49 जो है वो क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल, आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस। इसको ऐसे याद रखना, 47 पहले ह्यूमंस की बात करो, 48 एनिमल्स की बात करो, 49 फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो 106th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोविजंस रिलेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। Article 175 provides that governor has the right to address and send messages to the house of the state legislature, ठीक है। इसमें कोई आपको लग रहा है कि इसमें कोई दो राय है, इसमें कोई डाउट है, क्योंकि बहुत बेसिक पॉइंट है ना कि गवर्नर के पास है भाई राइट, ये एड्रेस करता है दो टाइप वाली हाउस को। एक तो फर्स्ट हाउस, ठीक है, न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड को फर्स्ट सेशन ऑफ द हाउस, और दूसरा फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर, 2 बार ये एड्रेस करता है हाउस को। दूसरा चीज़ ये मैसेजेस टू द हाउस, अरे गवर्नर नहीं भेजेगा तो कौन भेजेगा मैसेज हाउस में, ठीक है, रिलेटेड टू एक्ट और रिकमेंडेशन और समथिंग। गवर्नर नहीं करेगा तो आप या मैं थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड देखो, आर्टिकल 176 डील्स विद द गवर्नर स्पेशल एड्रेस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब देखो ये आर्टिकल पता हो नहीं पता हो, या आगे का स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि बिल्कुल करेक्ट है कि गवर्नर जो है उसका स्पेशल एड्रेस होता है इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट देखो 171 मेंशंस द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब ये देखो इनमें से मैं बताती हूँ आपको, ये बैक टू बैक गवर्नर के पावर और राइट्स के बारे में है, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि चलो ठीक है शफल भी कर सकते हैं, बट ये चीज़ आपको याद होगी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को 2-3 बारी बेयर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लोगे ना, बेयर एक्ट से डायरेक्टली, तो आपको याद हो जाएगा। तो आप इसको 2-3 बारी पढ़ने की कोशिश करना ताकि आप ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें कन्फ्यूज नहीं हो। ये टफ होते हैं, याद नहीं रहते हैं, बट थोड़ा सा अंदाज़ अगर आपको लग जाएगा तो आप ये क्वेश्चन कर जाओगे, गॉट इट। तो इसमें तीनों करेक्ट है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स इज ऑफन कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो, फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 12 to 35, सबको पता होता है ये
बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आएंगे और ऐसे टफ क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आपको दोनों का हैंडल करना आना चाहिए। ओके, घबराना नहीं है वहाँ पे। अगर आप घबराओगे तो ये जो इजी वाला है ना, इनको भी गलत कर दोगे। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which article of Indian Constitution mentions about the salaries and allowances of the chairman and deputy chairman of Rajya Sabha, speaker and deputy speaker of the Lok Sabha? इनकी सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में इनमें से कौन से आर्टिकल में मेंशंस है? ये आप पढ़ोगे ना तभी आपको याद हो जाएगा। इसका आंसर होगा 97 पहली बात तो। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट पढ़ोगे ना तो थोड़ा अंदाजा हो जाएगा आपको कि भाई किसके आसपास आ रहा है। 2-3 बार पढ़ोगे इतने में क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, बाकी की देख लेते हैं अपन एक बारी। जो आर्टिकल अभी की है 97 तो अपन कर चुके हैं, ठीक है। वो किस पे था? सैलरी और अलाउंसेस की बात की थी। उसके बाद में 92 बार्स द चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा फ्रॉम प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस वाइल रेजोल्यूशन ऑफ द रिमूवल इज बीइंग डिबेटेड। बार्स चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन फ्रॉम प्रिसाइडिंग ओवर, अगर इनके रिमूवल की बात चल रही है चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की, तो ये प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं हाउस को। ये कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 92 में। Okay, Article 94 provides for the vacation, resignation and removal procedure for Lok Sabha Speaker and Deputy Speaker. Or 95 outlines the power of Deputy Speaker and any other designated person to step in and execute the duties of the Speaker's office when it falls vacant. अब देखो, ये बैक टू बैक है 94 और 95, ठीक है। 94 में क्या बोला गया है कि वैकेशन, रेजिग्नेशन या रिमूवल प्रोसीजर चल रहा हो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर का, उसके बारे में मेंशन है कि क्या चीज़ें कैसे होगी। 95 में क्या लिखा है कि उस इंसान की पावर, या तो डेप्यूटी स्पीकर या कोई और बंदा जिसको स्पीकर की पोजीशन पे बिठाया गया है उसका काम करने के लिए, तो उसकी क्या ड्यूटीज़ है, वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा, वो जो सारे स्टेप्स हैं वो कहाँ लिखे हैं? 95 में। 94 में हटा दो, 94 में ड्यूटीज़ गिनवा दो कि जो उसकी जगह बैठेगा वो क्या करेगा टेम्प्रेरी बेसिस पे, करेक्ट। उसके बाद में 92 हमने बता दिया कि भी रिमूवल चल रहा है चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का, तो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following articles of the Indian Constitution mentions that the Vice President of India shall be the ex officio chairperson of the Council of States? ठीक है, इनमें से कौन से आर्टिकल में मेंशन है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होगा राज्यसभा का, ठीक है। तो ये मेंशन्ड है आर्टिकल 89 में। अब देखो 92 अपन अभी पढ़ के आए थे, कहाँ गया? ये रहा, ठीक है, कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड नहीं करेंगे अगर उनका रिमूवल चल रहा है तो 92 तो आप वैसे एलिमिनेट कर सकते थे। हमारा आंसर है वैसे 89। ओके, अब इसमें से देख लेते हैं, जो इसमें भी आर्टिकल पढ़ते हैं, कुछ अपन एक्ट ऐसे ही पढ़ लेंगे क्वेश्चन से ही, ठीक है। तो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है, बट रिवाइज हो जाएगा MCQs करने से। आर्टिकल 89(1) एंड आर्टिकल 64 both explicitly mandate that Vice President of India serves automatically as ex officio chairman of राज्य सभा। दोनों में मैंडेट है। कौन कौन से में मैंडेट है? आर्टिकल 89(1) में और 64 में। ओके, नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 90 कहता है आइडेंटिफाइज हाउ डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का कैन वैकेट ऑफिस, रिजाइन इन राइटिंग टू द चेयरमैन और बी रिमूव्ड विया मेजोरिटी रेजोल्यूशन। अब ध्यान से देना इस चीज़ पे। आर्टिकल 90 में डेप्यूटी चेयरमैन के रिमूवल के बारे में बात की गई है। अभी ऊपर एक आर्टिकल हम पढ़ गए थे जिसमें स्पीकर के रिमूवल की बात की गई थी, और उसके बाद में स्पीकर की जगह जो बैठेगा उसकी ड्यूटीज़ वगैरह भी बताई गई थी। वो 2 आर्टिकल्स थे बैक टू बैक। कमेंट्स में बताओ वो कौन से आर्टिकल थे, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 90 किसके बारे में बात किया? डेप्यूटी चेयरमैन, और उसके वो वैकेट कैसे करेगा ऑफिस, या उसको हटाया कैसे जाएगा, यानी वाइस प्रेसिडेंट को। ओके, Article 91 confirms the conditions under which the deputy chairman or any other member can act as and discharge duties to the chairman। ठीक है, सेम बात है। जो ऊपर लोकसभा के जो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के बैक टू बैक आर्टिकल्स थे, यही उनके 90 और 91 सेम आर्टिकल्स हैं डेप्यूटी चेयरमैन के, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के, कि अगर ये है तो इसकी एब्सेंस में कौन प्रिसाइड करेगा, और प्रिसाइड करेगा तो वो ड्यूटीज़ कैसे डिस्चार्ज करेगा। गॉट इट? बैक टू बैक 90, 91, और ऐसी सेम किसके थे? लोकसभा के स्पीकर के। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं। Article 177 provides that Advocate General of a state has the right to speak and take part in the proceedings of the state legislature, though without a right to vote। बहुत बेसिक है, बहुत करेक्ट स्टेटमेंट है। जो एडवोकेट जनरल है या कोई और मिनिस्टर भी होगा ना, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कोई मिनिस्टर भी है और अगर वो किसी हाउस का मेंबर नहीं है, सपोज जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है, और मोदी जी जो है वो राज्यसभा के मेंबर है,
गॉट इट। और वो जो है वो लोकसभा की जो मीटिंग है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो वो लोकसभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो लोकसभा में स्पीच दे सकते हैं, वो लोकसभा में बोल सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस। ठीक है, वो सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि आर्टिकल 77 में ये कह रहा है कि जो एडवोकेट जनरल है किसी स्टेट का, उसके पास राइट होता है कि वो वो स्पीच दे सकता है, वो प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर के, बट उसके पास राइट टू वोट नहीं होता है। गॉट इट। तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है आर्टिकल 177 में। इसको ऐसे याद रखना, 1(7) का मतलब होता है स्पीक, 1(7) का मतलब होता है टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स, और 1 का मतलब होता है वोट। ये 1 वोट नहीं दे सकते हो, बाकी 177। 183 डील्स विद द रेजिग्नेशन, वेकेशन, रिमूवल ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अभी हम जो पढ़ के आए थे वो आर्टिकल थे, मैं आपको बता ही देती हूँ। एक था 91। इसमें क्या था, वाइस प्रेसिडेंट को हटाएंगे और वाइस प्रेसिडेंट की जगह जो आएगा वो ड्यूटीज़ कैसे फॉलो करेगा वो। फिर 2 आर्टिकल छोड़ेंगे, 2 नहीं 3 छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में 94 और 95 स्पीकर को हटाना और स्पीकर की जगह जो आएगा वो ड्यूटी उसकी कैसे होगी वो। ठीक है, तो 90, 91, 94, 95 ये हो गया। अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, सेम जो चीज़ है, रेजिग्नेशन, वेकेशन, रिमूवल, किसका, चेयरमैन का और डेप्यूटी चेयरमैन का लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये का मेंशन है 183 में, तो इसका हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, राइट विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ऐसा सेम आर्टिकल हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, आर्टिकल 75 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके, सेंटर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा। ठीक है, वो सेम जो आर्टिकल है वो स्टेट लेजिस्लेचर का बात किया गया। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल ये कहता है, ये कहता है आर्टिकल 164(2). ठीक है, वो था 75, ये क्या है 164। इसमें मैथ्स बताती हूँ आपको, 6 में 1 ऐड करो 7, 4 में 1 ऐड करो 5, तो 164, 75। ठीक है, अगर ये आ जाए तो एग्जाम में क्या करना, 7 से 1 माइनस करो, 5 में से 1 माइनस करो और 1 को आगे लगाओ। गॉट इट। 164(2) ये भी याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो सारे 164 ऐसे तो, अरे बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा वो बाकी वाले भी पढ़ लेते हैं ना। 164(2) क्या कहता है कि जो 75(3) में कह रहा है कि जो स्टेट कैबिनेट है कलेक्टिवली आंसरेबल टू द पॉपुलर इलेक्टेड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। 164(1) ये 75 वाला जो मैंने अभी अपन करके है वो 64(1) आउटलाइंस दैट चीफ मिनिस्टर, उसको अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा, और जो अदर मिनिस्टर है उनको चूज कौन करेगा, सीएम के एडवाइस पे गवर्नर ही चूज करेगा, और वो दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द गवर्नर्स प्लेजर। ये कहाँ लिखा है, सबसे पहले तो तुम ये बताओगे ना, देखो 75 सेकेंड 1 में भी यही था, सबसे पहले तुम ये बताओ कि भाई कौन कौन होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे चूज करेगा, कौन करेगा, गवर्नर करेगा, और वो गवर्नर के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करेंगे। ठीक है, दूसरे पे ये बताओ कि भाई वो रिस्पॉन्सिबल किसके साथ है, बना तो दिया, चलो उनको ले तो आए, पर जो स्टेट कैबिनेट है वो किसको आंसरेबल है, लोअर हाउस को, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, ड्यूटी ऑन द गवर्नर टू एडमिनिस्टर ओथ्स ऑफ द ऑफिस एंड सीक्रेसी टू इनकमिंग स्टेट मिनिस्टर्स, कि गवर्नर जो है वो एडमिनिस्टर करेगा ओथ। ठीक है, हमने बना दिया, हमने उनको उनका ऑफिस देना था, जो पहले चीफ मिनिस्टर बनाया, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस में हमने मिनिस्टर्स बताए, फिर उनको बता दिया भाई तुम आंसरेबल किसको हो, लेजिस्लेटिव असेंबली को। फिर थर्ड हमने क्या बोला कि अब तुम ओथ खाओ, हमने तुम्हें बता दिया कि तुम आंसरेबल हो, अब तुम इस चीज़ की ओथ लो कि भाई तुम आंसरेबल हो। ये कौन सा आर्टिकल में, 164(3) में। उसके बाद में हम उनको क्या बताएंगे कि मिनिस्टर की जो, अगर तुम फेल हुए टू सिक्योर अ सीट इन द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, मतलब लगातार, तो लूजेस देयर मिनिस्ट्रियल बर्थ। अगर तुम 6 महीने तक सिक्योर नहीं कर पाए अपने लिए एक सीट, अगर जैसे हमने मिनिस्टर बना दिया, जैसे एस जयशंकर जो थे, ठीक है, ही वॉज चूजन एज अ मिनिस्टर बट ही वॉज नॉट इलेक्टेड एट दैट टाइम, जब स्टार्टिंग में उनको क्या था, तो पर उनको विद इन 6 मंथ्स उनको एक सीट लेनी पड़ेगी किसी भी हाउस में। ठीक है, अदरवाइज वो अपनी जो जगह है वो खो देंगे। अरे बात समझ में। तो ये कहाँ मेंशन है, 164(4) में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding amendment of the Indian Constitution. Article 368 in Part 20 of the Constitution specifies that the procedure for amending the Constitution. अच्छा, आर्टिकल 368 जो पार्ट 20 में है उसमें ये मेंशन है कि नहीं है, तो ये जो है
बहुत बेसिक करेक्ट स्टेटमेंट 368 हम हमेशा से पढ़ते हैं, इसमें कन्फ्यूज हो जाएगा कि पार्ट 20 है कि नहीं है, ठीक है। तो 1x 2x मिला के क्या करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे, इंसान में चेंज लाएंगे। तो अमेंडमेंट कहाँ है, पार्ट 20 में, ओके। In the Keshwananda Bharti case 1973, Supreme Court ruled that Parliament cannot amend those provisions which form the basic structure of the Constitution. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब मेरी बात सुनो, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो जो बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ना इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, ना हम कोई एक्ट लेकर आए हैं। अगर इन तीनों में से कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि ये बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई एक्ट है, नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं किया है। इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। केस बाय केस बेसिस पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो बताता रहता है कि विच इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड विच इज़ नॉट, ओके। इसका पहली बार इन्वेंशन कब हुआ था, केशवानंदा भारती केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस। इस केस में फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर लेकर आए थे, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज अपन बहुत स्लो हैं, अभी 13वां क्वेश्चन है और 20 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। Which article of the Indian Constitution mentions about salaries and allowances of the members of the Legislative Assembly and the Legislative Council of a state? ठीक है, इनमें से कौन सा आर्टिकल है वो सैलरी अलाउंस की बात करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों की, तो इसका आंसर हो जाएगा 195, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी आर्टिकल देख लें एक बारी। 195 जो है वो एमएलए और एमएलसी की जो उनकी जो सैलरीज और अलाउंस वो रिसीव करेंगे उसके बारे में है। 194 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, दोनों हाउसेज में जो उनको मिलती है, और जो उनको वो कुछ भी बोलो, ठीक है, हाउस में वो कुछ भी बोले उसकी उनको कंप्लीट इम्यूनिटी है, ठीक है। और स्पीचेस और वोट इनसाइड द हाउस, फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनको अंदर कंप्लीटली, वो कहाँ है 194 में। आर्टिकल 198 में स्पेशल रिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर फॉर पासिंग मनी बिल्स इन द स्टेट्स हैविंग बाईकैमरल लेजिस्लेचर, जिसमें बाईकैमरल लेजिस्लेचर है वहाँ पे जो स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा फॉर पासिंग अ मनी बिल वो मेंशन्ड है, ठीक है। 199 clarifies the strict and exclusive legal definition of what constitute a money bill at the state level, ठीक है। 199 वैसे याद रखो जैसे स्नेक एंड लैडर्स में सांप खा जाता है, ठीक है। तो 199 में हम क्लियर कर रहे हैं स्ट्रिक्ट एंड एक्सक्लूसिव लीगल डेफिनेशन कि मनी बिल होता क्या है, गॉट इट। 199 में अगर तुमको सांप खा रहा है और तुम पैसे दे दो तो तुम बच जाओगे, दिस इज 199, ओके। नेक्स्ट देखो, which article of the Indian Constitution mentions that a person may be appointed as a governor of 2 or more states? अब इनमें से बताओ कि ये गवर्नर वाले और जो प्रेसिडेंट वाले ना वो बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो इनको थोड़ा अच्छे से कर जाना। और इसमें जो है कि भाई एक पर्सन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर बनाया जा सकता है, ये मेंशन्ड है आर्टिकल 153 में। 2 से ज़्यादा यानी 3, 153, ओके। इसको ऐसे याद रखना। अब एक सेकेंड, ये 7th अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था नेहरू जी के टाइम पे, क्योंकि देखो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था, फिर उसने स्टेट्स बढ़ा दिए गए थे, 14 स्टेट 6 यूटीज़ बनाई थी। तो उस टाइम क्या था कि हम लोग ये नया प्रोविजन लेकर आए थे कि भाई एक स्टेट का एक गवर्नर नहीं, एक गवर्नर जो है वो मोर देन 2 स्टेट्स हो सकता है, 1 और मोर देन 2 और मोर देन, मतलब जो भी है, समझ गया ना वो। आर्टिकल 153 ओरिजिनली स्टेटेड दैट देयर मस्ट बी अ सेपरेट गवर्नर फॉर ईच स्टेट्स, ओरिजिनली ये था। 7th अमेंडमेंट एक्ट से क्या आया कि 1 इंडिविजुअल टू हैंडल मल्टीपल स्टेट साइमल्टेनियसली, गॉट इट। 152 में क्या है, डेफिनेशन है, clarifies definition explicitly excluding Jammu and Kashmir from general operational interpretation of part 6th, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। 152 150 जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यूनियन स्टेट्स अकाउंट मस्ट कन्फर्म टू फॉर्मेट एडवाइज्ड बाय द CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 150 रुपये में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करवा दो। इसे थोड़ा ऐसे मोटा मोटा भी याद करोगे ना, एग्जैक्ट तुम्हें वर्डिंग्स भी नहीं याद है तो भी तुम क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। 151 रिक्वायर्स the CAG to hand audit findings to the president and governors to ensure they are tabled before the respective legislature। 150 में क्या करोगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा जो CAG वगैरह करेगा यूनियन और स्टेट के अकाउंट्स को, 150 रुपये का तुम मैनेजमेंट करवा रहे हो CAG से, ठीक है। फिर 151 में तुम्हें चाह रहे हो कि 151 रुपये दे के तुम प्रेसिडेंट और गवर्नर को अपनी जानकारी दो और वो जानकारी स्टेट लेजिस्लेचर के आगे रखे,
अरे बात समझ में, 150 रुपये में तुमने जांच करवाई CAG से, ठीक है, फिर तुम चाह रहे हो कि 151 रुपये तुम प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को दे दो, और फिर वो क्या करे कि ये जो तुम्हारी रिपोर्ट्स है जो तुमने फाइंड किया है वो लेजिस्लेचर के आगे रख दे। अरे बात समझ में, याद हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट देखो, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी हाई कोर्ट ऑफ ईच स्टेट। अब बताओ इनमें से कौन सा होगा हाई कोर्ट वाला। इसका आंसर है 214, ठीक है, कि देयर शेल बी अ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। बाकी आर्टिकल देख लेते हैं एक बारी हम। आर्टिकल 214 अभी पढ़ के आए हम कि हाई कोर्ट्स एज अ सुप्रीम जुडिशियल इंस्टीट्यूशन एट द स्टेट टायर। आर्टिकल 215 कन्फर्म्स दैट हाई कोर्ट्स आर कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, मीनिंग कि उनके जो जजमेंट होंगे वो परमानेंटली एविडेंटरी वैल्यू रखते हैं और उनके पास इनहर्ट पावर है कि टू पेनलाइज द कंटेम्प्ट। अपने कंटेम्प्ट के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो दोनों है वो दोनों पेनलाइज कर सकते हैं फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। गॉट इट। 215 to penalize contempt. 125 determines salaries, allowances and leave provisions specifically for Supreme Court judges. सुप्रीम कोर्ट की सैलरी अलाउंसेस प्रोविजंस कितने हैं 125 रुपये, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हम कितना दे रहे हैं 125। नेक्स्ट देखो 245 जो है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की किस टेरिटरी के अंदर सर्टेन जो है वो लॉ बना सकते हैं फॉर लॉ मेकिंग अलाउइंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑल ऑफ इंडिया एंड स्टेट असेंबलीज टू रिस्पेक्टिव बाउंड्रीज। 245 में किसका, पार्लियामेंट का और स्टेट को अपनी जगह दिखा दी हमने, ठीक है। 245 में हमने क्या किया, पार्लियामेंट और स्टेट को जगह दिखा दी कि पार्लियामेंट भाई तुम तो पूरी इंडिया में अपना लॉ बनाओ और जो स्टेट है वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में अपना लॉ बनाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 275 ग्रांट्स पावर टू पार्लियामेंट टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड टू स्पेसिफिक स्टेट्स नीडिंग फिजिकल सपोर्ट, ठीक है। आर्टिकल 275 में क्या कह रहा है कि जो पार्लियामेंट उसके पास पावर है कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवा सकता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड स्पेसिफिक स्टेट्स को जिनको ज़रूरत है उसको, ठीक है। आर्टिकल 275 75 ईयर्स को हमने बनाया था अमृतकाल, तो 2 बार अमृतकाल बनेगा फिर पार्लियामेंट फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा स्टेट्स को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट शेल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। सेम सेंट्रल लेवल पे होता है, स्टेट के प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं सारे डिसीजंस, सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन, और स्टेट पे सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन गवर्नर के नाम पे। वो कौन सा आर्टिकल में मेंशन है 166(1) में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बचे हुए आर्टिकल पढ़ लेते हैं कि हम पढ़ ही चुके हैं। 163 mandates a council of minister with chief minister at the helm to offer aid and counsel to the governor except in discretionary zone। ये जो discretionary power है ये प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है, ठीक है। गवर्नर के पास ज़्यादा पावर्स होती है कंपेयर टू प्रेसिडेंट। गॉट इट। तो 163 क्या करता है, मैंडेट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि भाई मैंडेट करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए चीफ मिनिस्टर के साथ जो एड एंड काउंसिल करे किसको, गवर्नर को। कहाँ मेंशन है 163 में, ठीक है। उसके बाद में 164 में गवर्नर की अथॉरिटी टू फॉर्मली अपॉइंट चीफ मिनिस्टर एंड सबऑर्डिनेट मिनिस्टर्स, और 165 में सेट्स द अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया फॉर द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट हु एक्ट एज द सुप्रीम लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। 165(1) मैंडेट करता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल, ठीक है, जो एक्ट करेगा, जो सुप्रीम लीगल एडवाइजर होगा किसका, स्टेट गवर्नमेंट का। 165(1), ओके। ऐसे याद नहीं होगा, आपको 2-3 बार पढ़ना होगा फिर आपको आर्टिकल्स याद हो जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 173 मेंशंस द क्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो मेंबरशिप है वो आर्टिकल 173 में मेंशन है, तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अ पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 30 ईयर्स ओल्ड फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट गवर्नर हैज द अथॉरिटी टू रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये स्टेट गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो रिजर्व कर सकता है सर्टेन बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। गॉट इट। तो ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, ये मेंशन है आर्टिकल 200 में, ठीक है। 200 में इसने स्टेट्स की पार्ट लगा दी, इसको ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं 201 एक्सप्लेन्स व्हाट हैपन्स नेक्स्ट
कि भाई देखो 200 में तो ये पूछ लिया कि भाई सर्टेन बिल है वो रिजर्व कर दिया गवर्नर ने, जैसे मैं गवर्नर हूँ, ठीक है, 200 में तो मैं रिजर्व करूंगी बिल कि भाई मैं प्रेसिडेंट को दिखाऊंगी। 201 में ये बताएगा कि प्रेसिडेंट अब आगे क्या करेगा, कि वो अप्रूव करेगा या डिनाई करेगा या क्या करेगा, वो जो भी चीज़ें हैं वो 201 में है, ठीक है। या तो वो अप्रूव कर देगा, या वो डिनाई कर देगा, या वो रिटर्न कर देगा कि भाई इसमें कुछ चेंजेस करो और फिर वापस लाओ, ठीक है। अब देखो 190 में क्या कह रहा है, ये अलग आर्टिकल आ गए, ये 200 और 201 तो पास पास में थे। अब 190 और 267 ये थोड़े दूर दूर हैं तो इनका अलग अलग होगा। देखो 267 किसके बारे में बात करता है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और स्टेट्स, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो अनफोर्सिन जो एक्सपेंडिचर हो जाता है ना, इमरजेंसी कॉस्ट, उसको फुलफिल करता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। और इसके लिए कोई वो पास नहीं करना पड़ता, पार्लियामेंट का लंबा प्रोसीजर नहीं होता है, ये प्रेसिडेंट खुद से करवा सकता है बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो खुद से वो करवा सकता है, इसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, क्योंकि इमरजेंसी एकदम से करना होता है तो इतना लंबा प्रोसीजर हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है ये चीज़ें अपने लेवल पे। तो आर्टिकल 267, बट बाद में तो वो आंसरेबल होगा, ओके। तो 267 190 में फोकस इज ऑन एंटी ओवरलैपिंग रूल्स स्टेटिंग अ मेंबर कैन नॉट साइमल्टेनियसली होल्ड सीट्स इन बोथ द हाउसेज अक्रॉस मल्टीपल स्टेट लेजिस्लेचर, कि एक जो हाउस, एक जो मेंबर है वो दोनों हाउस में सीट नहीं वो कर सकता है और मल्टीपल स्टेट लेजिस्लेचर में भी नहीं कर सकता है, ठीक है। कि जैसे मैं हूँ तो मैं यूपी से भी लड़ रही हूँ, मैं बिहार से भी लड़ रही हूँ और मैं दोनों के स्टेट लेजिस्लेचर में बैठ रही हूँ, तो नहीं है, नहीं हो सकता है। और ना ही मैं किसी एक स्टेट जैसे यूपी के काउंसिल में भी बैठ रही हूँ और असेंबली में भी बैठ रही हूँ, तो मैं ये भी नहीं कर सकती हूँ, ओके। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 112 प्रोवाइड्स फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एवरी ईयर। करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो 110 और फिर 112 और ये सब मनी बिल वाला सिस्टम चल जाता है यहाँ पे, तो ये करेक्ट है। 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है गवर्नमेंट का वो दोनों हाउसेज के आगे रखा जाएगा, ईच हाउस एवरी ईयर, ओके। सिर्फ लोकसभा नहीं है, ईच हाउस एवरी ईयर, ओके। आर्टिकल 120 डिफाइंस मनी बिल और वाइल 116 डील्स विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहली बात तो ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये पता है तो ये करेक्ट है और इसको इनकरेक्ट करोगे क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन है ना। अगर वो 112 में बताया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो 116 में दोबारा क्यों बताएंगे भाई? बहुत एजुकेटेड लोग बैठे थे, वो एक ही बात को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये खुद ही ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसको आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे और क्वेश्चन 1 को करेक्ट कर सकते थे। फिर भी अगर नहीं हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 110 आर्टिकल है उसमें डिफाइन किया गया है मनी बिल को, ठीक है, 110 में, और ये डिफाइन किया गया है, डिफाइंस मनी बिल। बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं कि डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर दिस एंड दैट, तो नहीं, हर स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होता है, बट ये करेक्ट है कि 110 जो आर्टिकल है वो डिफाइन करता है किसको, मनी बिल को, ठीक है। और 116 वाला तो बिल्कुल गलत है ही। 116 जो है ना वो वोट ऑन अकाउंट की बात करता है, ठीक है, वो वोट जो मनी बिल और इनसे रिलेटेड जो वोट होता है ना उनके बारे में बात करता है। गॉट इट। 112 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 110 में मनी बिल और 116 में वोट ऑन मनी बिल, वोट ऑन अकाउंट और ये सब चीज़ें जो होती है, वोट ऑन क्रेडिट और एक्सेप्शनल जो ग्रांट्स वगैरह होती है वो सब किस में आएगी, 116 में। नेक्स्ट देखो, डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा। राज्यसभा का हम पढ़ गए थे, लोकसभा में कौन लिमिट सेट करता है, कौन क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल में है, 74 में तो नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे मिनिस्टर्स और वो सब बताया गया था, तो 84 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी में पढ़ लेते हैं। 74 में क्या था, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम बताया गया था कि प्रेसिडेंट कैसे एक्सरसाइज करेगा अपनी एग्जीक्यूटिव पावर, या वो रिकमेंडेशन जो मेड करे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रिकमेंडेशन देगी उस पर प्रेसिडेंट कैसे एक्सरसाइज करेगा अपनी एग्जीक्यूटिव पावर, ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 74 में। 76 में किसका मेंशन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये हाईएस्ट चीफ लीगल ऑफिसर है यूनियन लेवल पे, ठीक है। और 84 का मैंने बता ही दिया, रूल्स जो मैंडेट करता है कि भाई लोकसभा और राज्यसभा में क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, ओके। वैसे तो यहाँ लोकसभा का पूछा है, बट मैंडेट्स दैट कि सिटीजन एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए राज्यसभा लोकसभा के लिए, और राज्यसभा का 30 पोजेसेस क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू CAG। इनका नाम अभी हम पढ़ गए थे, ठीक है, कि भाई CAG दिस एंड दैट। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, देखो 148 तो है, ठीक है, 148 से 151 हमने पढ़ा था ना कि 150 रुपये में तुम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी जांच भी करवा लो, और फिर अपना जो जांच अपनी जो रिपोर्ट्स है वो तुम प्रेसिडेंट गवर्नर को भी दे दो कि वो दोनों हाउस के आगे रख दे, तो 150 और 151, ठीक है। 148, 149, 150, 151, गॉट इट।
नेक्स्ट देखते हैं 150 और 51 तो हम देख चुके थे। अब देखो 148 फोकसेस ऑन CAG's इंडिपेंडेंस, ठीक है, उसकी इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ही इज़ चेकिंग ऑन फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर मीन्स ये जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव वगैरह है, तो उसकी इंडिपेंडेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी उसकी सेफेस्ट टर्म ऑफ ऑफिस, ओथ्स, फॉर्मेट्स, रिस्ट्रिक्शंस, वो सारी कहाँ सबसे पहले वाले आर्टिकल में हमने बता दिया, ठीक है। और इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है ऑन फर्दर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कि भाई अगर यहाँ से टर्म एक्सपायर हो जाता तो वो आगे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो ये ऐसी ओछी हरकत ये नहीं करेगा, ओके। 149 authorizes Parliament to frame legislation managing the auditing duties and powers of the CAGs regarding public accounts, ठीक है। ये पार्लियामेंट को ऑथराइज कर रहा है कि CAG से रिलेटेड जो लेजिस्लेशन है वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है। 148 में CAG है क्या, 149 में उसके रूल्स बता दो, 150 में ये बता दो कि उसने रिपोर्ट्स बनानी है, 151 में उसको ये बता दो कि रिपोर्ट्स देनी किसको है। आ रही बात समझ में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 148 से 151। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग DPSP। Article 37 makes it clear that the DPSP are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply them in making the laws, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आर्टिकल 37 में क्लियरली मेंशन है कि भाई DPSP जो है ना वो फंडामेंटल है, गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ड्यूटी है किसकी, स्टेट की, कि इनको अप्लाई करने के लिए लॉज बनाए जो कि हम बना रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे देश की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो रही है और हम लॉ बना रहे हैं इनको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। DPSP of Part 4 of the Constitution were directly borrowed from US Constitution. No, they are not borrowed, they are borrowed from IRIS कॉन्स्टिट्यूशन। कल ही किया था हमने, और इन्होंने कहाँ से बनाया था, स्पेन से। स्पेन से आयरलैंड ने लिया, आयरलैंड से इंडिया ने लिया, ठीक है। US से हमने DPSP नहीं लिया है, तो हमारा हो जाएगा 1 इज करेक्ट, A1 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेडिकल एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन कंट्रोल आर इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। और इनमें से देखो प्रोटेक्शन ऑफ जो वाइल्ड लाइफ है और फॉरेस्ट तो है पक्का ही है, एजुकेशन भी है। देखो एजुकेशन है तो मेडिकल एजुकेशन इसको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी, जैसे नीट का एग्ज़ाम हो रहा है तो ऑफकोर्स वो सेंटर उसमें है। तो एक सेकेंड, लेट मी सी, एक एक करके अपन देखते हैं। देखो पॉपुलेशन कंट्रोल जो है ना ये कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं होगा, ये स्टेट लिस्ट में है, क्योंकि आप देख सकते हो जैसे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है और साउथ इंडियन स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। तो ये जो है पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेट्स के हाथ में होता है, स्टेट वर्क करता है अब अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और जो भी चीज़ें उनको कंट्रोल करने में, तो ये स्टेट लिस्ट में होता है, ये यहाँ नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड देखो, आर्टिफिशियल हैबिटेट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, थोड़ा टफ है ये, पर ठीक है, अगर आपने लिस्ट भी पढ़ी है अच्छे से तो आप इसको कर लोगे। अपन देख लेते हैं थोड़ा कि कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या है। फॉरेस्ट्स, एजुकेशन, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो विच मीन्स कि एजुकेशन तो मैंने बोला था हैप को मेडिकल कंफ्यूज करने के लिए लगाया इन्होंने, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ भी है, बस ये नहीं है पॉपुलेशन कंट्रोल वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकंड, इनमें से हमें पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा आर्टिफिशियल हैबिटेट्स वाला। तभी मैं सोचूं, मैंने कहा व्हाट इज दिस आर्टिफिशियल हैबिटेट्स, और ये अजीब सा नाम सुना हुआ है, मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो इनकरेक्ट ये हो जाएगा, आर्टिफिशियल हैबिटेट्स वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। तो 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। मेडिकल एजुकेशन भी है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ भी है, पॉपुलेशन कंट्रोल भी है कंकरेंट लिस्ट में, तभी तो स्टेट इस पे लॉ बना पा रहा है और सेंटर भी। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले आए थे वो, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल कर पाए, ठीक है, वो ज़बरदस्ती नसबंदी कराना एंड ऑल। तो सेंटर और स्टेट जो है बोथ कैन वर्क इन पॉपुलेशन कंट्रोल फील्ड, ओके। ये मैंने देखा नहीं था, कंफ्यूज हो गई थी मैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, इन रिस्पेक्ट टू अरुणाचल प्रदेश द गवर्नर हैज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर एंड इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन इज रिलेशन देयर टू, ठीक है। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश वाला कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये मेंशन है आर्टिकल 371H में, ठीक है। देखें आगे बाकी के आर्टिकल्स देख लेते हैं। 371H अरुणाचल प्रदेश, ठीक है।
359 एमरजेंसी इम्पैक्ट्स, इमरजेंसी का जो इम्पैक्ट है कि जिसमें जो फंडामेंटल राइट्स है कि भाई तुम कोर्ट के पास जा सकते हो, टेम्पररी ब्लॉक कर दिए जाते हैं, सारे फंडामेंटल राइट्स हटा दिए जाते हैं एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सारे फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के टाइम पे हटा दिए जाते हैं। वो कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 359 में। ओके 361 safeguards high offices offering legal immunity to the president or state governors from court accountability regarding their official executive steps। प्रेसिडेंट और गवर्नर जो अपने ऑफिस के कैपेसिटी में जो कर रहे हैं उनके लिए वो अकाउंटेबल नहीं, उनको इम्यूनिटी है उस चीज़ से, ठीक है, वो कोर्ट में अकाउंटेबल नहीं है फॉर देयर एक्शंस जो वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये कहाँ है? आर्टिकल 361 में। 359 में फंडामेंटल राइट्स को जो है वो नहीं एनफोर्स किया जा सकता एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 20 और 21। और राज्य मैंने बता ही दिया, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखो, द थर्ड शेड्यूल कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज इंक्लूडिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो थर्ड शेड्यूल हमने पढ़ा था टीयर्स TEA, जो टीयर्स का ए था वो किससे था? अफर्मेशन से रिलेटेड, वो जो हमने ट्रिक याद की थी शेड्यूल्स वाली, तो ये करेक्ट है। सेकंड में क्या था? ई से, यानी एमलमेंट्स। तो सेकंड शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एमलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखो, which article of the Indian Constitution mentions that in the performance of his or her duties the Attorney General of India shall have the right of audience in all the courts in the territory of India, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 76(3). ओके, देखो ये कैसे हो गया, बाकी देखते हैं हम लोग। देखो 76(3) जो है वो अटॉर्नी जनरल को प्रिविलेज देता है कि भाई वो किसी भी जुडिशियल कोर्ट जो इंडिया में लोकेटेड है वहाँ पे राइट टू अपीयर है उसके पास, ठीक है। ये प्रिविलेज है किसका? अटॉर्नी जनरल का। 1 में क्या लिखा हुआ है? उसके अपॉइंटमेंट के रूल्स वगैरह, जो प्रेसिडेंट सेलेक्ट करेगा कैंडिडेट, उसको कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल करनी है, उसको टू बी ही और शी जो भी अपॉइंट होगा एज अटॉर्नी जनरल, ही शुड हैव द सर्टेन क्वालिफिकेशन टू मीट द क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ सुप्रीम कोर्ट जज। ये पहले उसको बनाएंगे ना, तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो सबसे पहले बताएंगे, तो आर्टिकल 1 में है। सेकंड में बताएंगे कि उसकी ऑपरेशनल ड्यूटी क्या है, भाई लीगल गाइडेंस कैसे देगा वो सेंटर को, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ है? 76(2) में। और ये कौन बताएगा? मैटर्स कौन बताएगा? प्रेसिडेंट बताएगा, पार्लियामेंट नहीं बताएगा। ध्यान देना, यहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह पार्लियामेंट आ सकता है कि इस आर्टिकल में ये मेंशन है कि डिफर्ड बाय द पार्लियामेंट, तो नहीं, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो पहले हम बताएंगे कि उसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, फिर हम उसको उसकी ड्यूटीज़ बताएंगे, फिर ड्यूटीज़ बता दी तो भाई उसको क्या क्या प्रिविलेज मिलेगा हम वो भी बताएंगे, वरना वो काम क्यों करेगा, ठीक है। फोर्थ में हम ये बताते हैं कि अटॉर्नी जनरल है वो होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तुम भाई जितने भी प्रिविलेज ले लो, रहोगे तो तुम प्रेसिडेंट के प्लेजर के अंडर में ही। तो ये हम कहाँ बताएंगे उसको? फोर्थ में। पहले हम उसकी क्वालिफिकेशंस बताएंगे, फिर हम उसको उसकी ड्यूटी बताएंगे, उसको प्रिविलेज बताएंगे, और उसके बाद में हम उसको बताएंगे कि भाई तू ऑफिस होल्ड करता है प्रेसिडेंट के प्लेजर पे, ठीक है, तो अपने औकात में। नेक्स्ट देखते हैं 127। देखो ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें टेबल ढंग से आया नहीं है, तो फिर भी अपन कोशिश करेंगे इसको करने की, ठीक है। ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको अपन को इन तीनों से मैच करना है, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, सुप्रिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन, power of the parliament to make provisions with respect to the election to the legislature, bar of interference by courts on the electoral matters। अब ध्यान देना इस चीज़ पे। सबसे पहले अपन इतने आर्टिकल्स करते हुए आए हैं, तो सबसे पहले आर्टिकल में क्या मेंशन होता है कि जिस सर्टेन बॉडी क्या जिस भी पोस्ट की बात हो रही है पहले उसके बारे में लिखा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। पहले इस बॉडी के बारे में लिखा हुआ है, तो 329, 27, 24, तो 324 में इलेक्शन कमीशन का। ये तो बहुत बेसिक है 324 वाला, इसको अपन ऐसे भी गेस कर सकते थे, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट का होगा बी, यानी आ गया आंसर, इतना इजी आ गया। देखो फर्स्ट का बी होगा, उसके ये सिर्फ एक पता है अपन को, फिर भी अपन ने इन सबको एलिमिनेट कर दिया। सेकेंड का पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन, सबसे फिर पार्लियामेंट की पावर होगी कि वो प्रोविजन बनाएगा, तो सेकेंड नंबर जो है यानी 27 वाला। और फिर जो है कि भाई कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा इलेक्टोरल मैटर्स पे, उनके ऊपर जो बार है वो किस में है, फिर वो होगा 329 में। तो हमारा हो गया आंसर डी। आगे बात समझ में? तो थोड़ा सा एक आधे को भी एलिमिनेट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ओके।
Which article of the Indian Constitution mentions that there shall be a public service commission for union or public service commission for each state? ये इनमें से कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? देखो सारे, अब ये ऐसे वाले क्वेश्चन होता है ना, वो डिफिकल्ट होता है करना, बट फिर भी आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के इसको कर सकते हो। इसका आंसर अंदाज़ा तो क्या ही लगाओगे, इसमें याद ही होना चाहिए। सबसे पहली बात तो क्या बोला है, देयर शेल बी। मैंने ऊपर समझाया आपको कि जब बोला है कि सबसे पहले बॉडी की बात करेंगे कि भाई अच्छा ऐसी ऐसी बॉडी होगी, देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शेल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट और मोर देन 2 और 3 स्टेट्स। तो मल्टीपल स्टेट्स के जो गवर्नर होंगे ये पहले मेंशन करते हैं उस पोस्ट के बारे में, तो ये सबसे पहले इसी में होगा 3151 में, क्योंकि पोस्ट के बारे में डायरेक्ट बात की गई कि देयर शेल बी, ऐसी कोई पोस्ट होगी। पहले पोस्ट का बताएंगे ना, या पहले ड्यूटीज़ बताने लग जाओगे, तो पहले उस पोस्ट का बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट। बाकी की देख लेते हैं एक बार हम। 2 में क्या लिखा हुआ है कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स अगर म्यूचुअली एग्री करके एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। पहले में हमने क्या लिखा, यूपीएससी होगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। सेकंड में हमने लिखा कि 2 से ज़्यादा स्टेट्स भाई तुम जॉइंट बनाना चाहो तो जॉइंट बना लो। और फिर फोर्थ में हमने क्या लिखा कि भाई अगर स्टेट्स के जो गवर्नर है वो रिक्वेस्ट करते हैं और उसको प्रेसिडेंट अप्रूव कर देता है तो यूपीएससी जो है वो असिस्ट कर सकता है कि स्पेशल रिक्वायरमेंट नीड्स के अंदर, ठीक है, कि स्टेट को हेल्प चाहिए तो स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट को बोलेगा, प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, प्रेसिडेंट के अप्रूव करने के बाद यूपीएससी स्टेट की हेल्प कर देगा, खुद से नहीं करेगा। गॉट इट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर और फिर चीफ मिनिस्टर के कहने पे अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स। ठीक है, ये गवर्नर कौन से आर्टिकल के अंडर में करता है, तो ये करता है आर्टिकल 164 के अंडर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो 163 में क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए ताकि वो एडवाइस करे गवर्नर को, एस्टेब्लिशिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम। और 167 में क्या है, ड्यूटीज़ है चीफ मिनिस्टर की कि भाई गवर्नर को इन्फॉर्म्ड रखे। ठीक है, 167 में किसकी ड्यूटी है, चीफ मिनिस्टर की भी गवर्नर को इन्फॉर्म रखे अबाउट द कैबिनेट डिसीजंस और लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस फोर्सेस। देखो फंडामेंटल राइट्स में एक आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 33, ठीक है, इसको ऐसा याद रखना 33 नेगेटिव टर्म्स में कि भाई इसके अंडर जो है ये जितने भी फोर्सेस का हमने नाम लिया है इन सब की जो फंडामेंटल राइट्स है उसको पार्लियामेंट जो है वो कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या हटा भी सकता है कम्प्लीटली। अब कल को इनमें से कोई फोर्स वाला उठ के बोले कि मेरे पास राइट टू स्पीच है और वो जो है अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के सारा प्लान इंडिया का पब्लिश कर दे, तो ये नहीं है ना फेयर, तो इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 33 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट देखो, as per article 361 of the constitution of India, who among the following shall not be answerable to any court for the exercise and performance or powers and duties in his or her office। बताओ इनमें से कौन आंसरेबल नहीं होगा, गवर्नर। ठीक है, आंसर विल बी गवर्नर या प्रेसिडेंट, इनका मेंशन है। सेक्रेटरी तो आंसरेबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर है उनके नाम पे कोई वो चीज़ें ली नहीं जाती है, मतलब जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं वो गवर्नर या प्रेसिडेंट के नाम पे ली जाती है, तो ऐसा जो मेंशन है वो गवर्नर के से रिलेटेड मेंशन है। ओके, नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, ठीक है, 10th शेड्यूल कंटेन प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। 10th शेड्यूल हमें पता है वैसे तो कि एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है, बट फिर भी हम देखेंगे इसको कि एक आधी चीज़ अगर इन्होंने चेंज कर दी है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, अपन देख लेते हैं एक बारी। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था 1985 में राजीव गांधी जी के टाइम पे, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो, द 9th शेड्यूल एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 कंटेन्स लॉज दैट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, जिससे उस टाइम क्या हुआ था कि बहुत सारे से प्रॉपर्टीज़ को लेकर चीज़ें चल रही थी कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट एंड एवरीथिंग, तो जो लैंड रिफॉर्म्स जो लेकर आए थे ना कि भाई लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी के पास लैंड पे लिमिट्स लगा दी थी कि इससे ज़्यादा तुम लैंड ऑन नहीं कर सकते हो, ये चीज़ें हैं, तो जो लैंड रिफॉर्म्स लाए थे वो 9th शेड्यूल में डाले थे कि भाई तुम इसको जुडिशियल रिव्यू नहीं मिल सकता है। ठीक है, ताकि फिर वो बोलेंगे कि हमें तो राइट टू प्रॉपर्टी है और तुम लैंड पे लिमिट लगा रहे हो, तो हम कोर्ट के पास जाएंगे, तो उस पर लिमिट इन्होंने वही हटा दिया कि भाई ये हम 9th शेड्यूल में डाल देंगे लैंड रिफॉर्म्स, तो फिर जुडिशरी इसको रिव्यू नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो बोथ 1 and 2 करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट ऑल द अथॉरिटीज सिविल और जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये कौन से वाले आर्टिकल में मेंशन है, ये मेंशन है आर्टिकल 144 में। ठीक है, एक सेकेंड, इसको अपन सारे आर्टिकल देख लेते हैं। 144 इंश्योर करता है कि जितने भी सिविल और जुडिशियल ऑफिशियल्स हैं कंट्री के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मानेंगे। ठीक है,
आ रही बात समझ में, एग्जीक्यूट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को। उसके बाद में अभी भी ऐसा होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट जैसे बेसिक स्ट्रक्चर लेकर आएगी, बेसिक स्ट्रक्चर को तुम अमेंड नहीं कर सकते हो, तो अमेंड नहीं करता है, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं करती है अमेंड, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की मान्यता है ये। फिर 41 में क्या है, पावर, ठीक है, लीगल प्रिंसिपल सेट बाय सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग लॉ ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। 144 में तो सारे सिविल और जुडिशियल ऑफिसर्स पे, 141 में लीगल प्रिंसिपल जो सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे बाइंडिंग होंगे। 142 में पावर है सुप्रीम कोर्ट की जो इशू कर सकती है डिक्रीज और ऑर्डर्स टू डू कंप्लीट जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू मान लो एक तरह से। और 143 में क्या है, एडवाइजरी है। 143 एडवाइस करता है किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है, कि प्रेसिडेंट ओपिनियन ले सकता है ऑन की लीगल और पब्लिक क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 149 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ CAG। हम अभी पढ़ गए ना 148 से 151 तक, ठीक है। तो 50 और 51 तो रिपोर्ट्स वगैरह का था। 48 और 49, 48 में CAG होगा ऐसे वैसे करके, और 49 में उसके बारे में था, ठीक है। 48 में पहले क्वालिफिकेशंस बताएंगे, ये तो 48 में था। ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द CAG ये था 149 में, तो B इज द करेक्ट आंसर। टर्म ऑफ ऑफिस और अपॉइंटमेंट ये सब बात के पहले ड्यूटीज और पावर्स जो है वो था 149 में, ओके। ये 148 में ही है कि अपॉइंटमेंट होगा, ओथ होगा, फ्रेमवर्क होगा, सर्विस कंडीशन क्या होगी, क्वालिफिकेशंस क्या होगी, वो सब 148 में है। बट जो इसमें देखो एक सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट लिस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर द रोल। CAG के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं मेंशन किया है। गॉट इट, कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ें बहुत बारीक है, आपको ये बार बार पढ़ोगे तभी आपको याद कर पाओगे इस चीज़ों को, ठीक है। आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट प्रोवाइड्स द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। नहीं, 143 में, ये तो हम अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता है। इट प्रोवाइड सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 32। इट प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इट प्रोवाइड सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट टू बी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। C वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। 131 डिफाइंस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, कि सेंटर और स्टेट। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है कि ओरिजिनली सेंटर या स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाए, या स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाए, तो ये हाई कोर्ट थोड़ी देखेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, तो ये है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स 12 schedules इन टोटल, करेक्ट है। द 11th schedule रिलेट्स टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और 12th रिलेट्स टू म्यूनिसिपैलिटी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको घबराना नहीं है, टफ आएगा तो इजी भी आएगा। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट देखो, विच क्लॉज ऑफ आर्टिकल 91 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है आर्टिकल 19 का, तो बताओ कौन सा वाला होगा, इसमें आंसर हो जाएगा D, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, हाँ D। गारंटीज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अक्रॉस द स्टेट बॉर्डर्स विद इन इंडिया। इसमें भी थोड़े रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं हमने कि भाई तुमको कोरोना हो रहा है और तुम पब्लिक में घूम रहे हो तो नहीं। और ट्राइबल इंटरेस्ट के सर्टेन ट्राइबल एरिया, जैसे अंडमान निकोबार में सर्टेन ट्राइब्स रहती है, तो यू कांट इंडल्ज इनटू देयर एरिया एंड समथिंग, तो वो चीज़ें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती है। ऐसे तुम पूरे इंडिया में कहीं पर भी जा सकते हो, ठीक है, बट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है रिलेट टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ और ट्राइबल इंटरेस्ट, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(a) में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। उसके बाद में B में क्या है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। C में क्या है, ग्रांट सिटीजन टू राइट फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अमेंडमेंट से डाला था, पहले नहीं था, ठीक है। और इस चीज़ को ध्यान रखना कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है कि तुम जैसे कॉकरोच जनता पार्टी है, ठीक है, अगर वो कोई एसोसिएशन है तो वो बनाने का अधिकार है। इसको अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अधिकार नहीं है। तुम बोलो कि हमने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है तो हमको ये बनाने का, हमको अप्रूव करने का अधिकार है, नहीं, अप्रूव का नहीं है, ओनली टू फॉर्म एन एसोसिएशन। गॉट इट। ये कहाँ है, एसोसिएशन वाला C में, कॉकरोच से याद रख लेना, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, 1 से 4, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ DPSP। ये देखो, ये बहुत इजीली हो जाएगा। अगर यहाँ पे आर्टिकल्स लिखे होते हैं ना, जैसे आर्टिकल 49, आर्टिकल 50, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, ये बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है।
इनमें से कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल है? तो विलेज पंचायत सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कि जो विलेज पंचायत है यही गांधी जी के मेन वो थॉट प्रोसेसर थे कि भाई लोकल लेवल पे खादी वगैरह लेकर आए थे, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। ओके, Which of the following article says that double jeopardy, which says that no person shall be prosecuted of or punished for the same offence more than once? कोई भी सेम ऑफेंस के लिए 2 बार उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये इनमें से कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो 21 में नहीं होगा, ये राइट टू लाइफ है, ठीक है। 19 में नहीं होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अब बताओ, ये 2 तो हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। अब इनमें से होगा आर्टिकल 22 में, ठीक है, ये अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 20। अरे बात समझ में? नेक्स्ट देखो, और ये जो 22 है ना, ये अरेस्ट होने के बाद का, कि भाई 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है एंड सारी चीज़ें हैं, वो 22 में। नेक्स्ट देखो, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द DPSP अ वर्किंग वुमेन ऑन मैटरनिटी लीव रिसीव ऑल मैटरनिटी बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर? ये हमने कल भी किया था, इसका आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल, एक सेकेंड रुकना, 42, ठीक है, कल भी किया था ये हमने। नेक्स्ट देखते हैं, अब अगर ये मैं छोड़ रही हूँ, वो लोग करवाया नहीं, तो हम कर चुके हैं, तब हम नहीं कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक है, कुछ डीप में हो तो वो हम करें। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर टू ऑल द वर्कर्स अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये इनमें से कौन से आर्टिकल में मेंशन है कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए और सारे वर्कर्स को एक लिविंग वेज होना चाहिए? तो ये हमारा इनमें से कौन से? इट इज़ मेंशन 43rd आर्टिकल में, 44th आर्टिकल में, या गांधीयन प्रिंसिपल है, या एक लिबरल प्रिंसिपल है, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो मेंशन है ये आर्टिकल 43 में मेंशनड है। आ रही है बात समझ में? 42 में तो मैटरनिटी रिलीफ हो गया, और देखो पहले मॉम्स को बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ठीक है, फिर जो बाकी वर्कर्स हैं उनको मिलना चाहिए। तो ये बैक टू बैक है, 42 43, ओके। और ये सोशल प्रिंसिपल है, ठीक है, सोशलिस्ट में आएगा ये, ना ये लिबरल में आएगा, ना ये गांधीयन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द प्रोविजन रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर गिवन अंडर आर्टिकल 243ZH टू 243ZT। कोऑपरेटिव सोसाइटीज 243 पंचायती राज से जो रिलेटेड है, तो ये हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 एडेड 43B DPSP प्रोमोटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मैंने फंडामेंटल राइट्स कर रहे थे आर्टिकल 19 में, वो भी मैंने आपको बताया था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड है ये अमेंडमेंट से आया है। तो 97th अमेंडमेंट एक्ट से 3 जगह ये कोऑपरेटिव जो वर्ड है वो ऐड किया गया था। फंडामेंटल राइट्स में मैंने बता दिया, अब ये DPSP में भी आ गया, ठीक है। आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ये ऐड किया गया था। करेक्ट स्टेटमेंट है, बोथ A and 2 आर करेक्ट। अरे बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, The government is bound to ensure observance of social welfare and labor laws enacted to secure workmen a life compatible with human dignity under dash article of the Indian Constitution। ठीक है, कि सोशल ये होगा राइट टू लाइफ। अरे बात समझ में? यही है कि भाई अगर कोई गवर्नमेंट इज़ बाउंड कि भाई सोशल लेबर लॉज के अंडर में जो एक वर्कमैन की जो लाइफ है उसको तुम ह्यूमन डिग्निटी से कंपेटेबल बनाओ, मतलब एक उसकी जो लाइफ है वो एक इंसान से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब तुम एक जानवर के बदतर उसकी लाइफ बना रहे हो तो वो नहीं होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसमें आएगा? राइट टू लाइफ में आएगा, ओके। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। करेक्ट स्टेटमेंट है। आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट। हम पहले भी करके आए हैं कि भाई वो बहुत वेल एजुकेटेड लोग थे, लंदन से पढ़ के आए थे, वो सेम चीज़ को 2 बार नहीं डालेंगे। ये बहुत फेमस है 32 वाला आर्टिकल, और 32 ही करेक्ट है, 30 गलत है। सेम बात को वो 2 बार क्यों लिखेंगे? अरे बात समझ में? तो ये खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, पोषण अभियान इज अ प्रोग्राम टू अचीव न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 years। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रेजिंग द न्यूट्रिशनल लेवल? DPSP में है ये, ठीक है। पहले ये 0 to 6 years है, अब इनमें से ये कौन सा है? बाद में ये जो एज है ना, ये ड्यूटीज़ में भी अमेंड किया गया था कि भाई उनका गार्जियंस का वो है ड्यूटी बनता है कि वो 14 years तक के बच्चों को स्कूल भेजे। पहले देखो ये कौन से वाले आर्टिकल अमेंड किया गया था? ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
2002 में किया गया था, ठीक है। 2 बार अमेंडमेंट किया, एक तो फंडामेंटल राइट्स में किया गया था, ठीक है, कि भाई 6 से 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके पास राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21 में, 21A, ठीक है। दूसरा उन्होंने ड्यूटीज़ में डाला था कि जो गार्जियंस है उनकी ड्यूटी ये है कि 14 एज तक के जो बच्चे हैं उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाए, ठीक है। ये कंपलसरी एजुकेशन आ गया, ये ड्यूटीज़ आ गई गार्जियंस की। उसके बाद में ये जो न्यूट्रिशनल है ये इनमें से 0 to 6 ईयर्स, ये इनमें से कौन से DPSP में मेंशन है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अपन ने ये पढ़ा था जब अपन ऊपर के क्वेश्चंस करके आए थे कि बैक टू बैक जो चीज़ें आ रही थी कि भाई 47 था ह्यूमन हेल्थ, 48 एनिमल हेल्थ और 49 मॉन्यूमेंट्स वगैरह का, ठीक है। तो 47 हटा दो। उसके बाद में हम लोग देखते हैं इसको, एक सेकेंड आगे क्या बता रही थी मैं, हाँ ह्यूमन हेल्थ, वो दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद में देखो ये हो जाएगा, मैंने बताया था आपको 47, 48, 49, ठीक है। एनिमल हेल्थ, मॉन्यूमेंट्स और ह्यूमन हेल्थ 47th, तो ह्यूमन हेल्थ और इसमें किसकी बात की, न्यूट्रिशन लेवल चिल्ड्रन, तो ये भी ह्यूमन है ना, तो 47 इज द करेक्ट आंसर। Which of the following articles of the Indian Constitution has the idea that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory? Which of the following articles of the Indian Constitution has the idea that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory, which means basically child labor की बात हो रही है, तो ये आर्टिकल 24 में रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, KR Nazir वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस डील्स विद वायलेशन ऑफ राइट्स अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और पढ़ लेते हैं, बेसिक है कि केस है और आपको केस बाय केस बेसिस पे आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो ये जो केस है ना ये बहुत लेटेस्ट था, ये 2021 का केस था और 23 में इसके बारे में पूछ लिया गया था। ये जो नजीब है इस पर UAPA वाला वो लगा हुआ था एक्ट, ठीक है। और ये अगर इसमें ऐसा बोला गया था अगर तुम किसी चीज़ के ट्रायल में बहुत डिले कर रहे हो तो ये जो बंदा अपनी सज़ा काट चुका है तो तुम उसके ट्रायल में जल्दी करो, इसके बेल का वो परमिशन दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि वॉयलेशन है उसके लाइफ और लिबर्टी का, ठीक है, आर्टिकल 21 में। तो ये आर्टिकल 21 के बारे में बात करता है। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव आर कंटेन्ड इन पार्ट 5 एंड प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो कंटेन्ड इन पार्ट 5। फंडामेंटल राइट्स का तो सबको पता है, ठीक है, तो बी इनकरेक्ट हो जाएगा और जो ये वाला है ये हो जाएगा ए ओनली, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों जब सेम होते हैं ना तो दोनों में से किसी एक का सही होने का चांस ज़्यादा होता है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा कि भाई यूनियन एग्जीक्यूटिव है। देखो ये तो बेसिक है ना, मैं बताती हूँ कैसे। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट हो गया, पार्ट 4 में DPSP हो गया, 4A में ड्यूटीज़ होगी, तो 5th में ही होगा ना यूनियन एग्जीक्यूटिव, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वो सारी चीज़ें, तो ए ओनली इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर नॉट प्लेस्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज पार्ट 3 इज, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको पार्ट 4A में डाला था, 3 में क्यों नहीं डाला फंडामेंटल राइट्स के साथ में, क्योंकि पार्ट 3 क्या है, देखो पार्ट 3 जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, वो एनफोर्सेबल है आर्टिकल 32 to 26, ठीक है। उसके बाद में वो जस्टिसेबल भी है, नॉन जस्टिसेबल नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। सो वी आर डन विद टुडेज सेशन।